नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल करण कमल से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ में विधायक रविंद्र कल्याण जी गोंडा से विधायक हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनोहर लाल जी करने वाले हैं। आवाज ठीक आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ये ठीक है। लोकतंत्र का जमाना है, जिधर बोल चलता हो बिल्कुल चलती है। धन्यवाद मित्रों, जैसा हमने को पता है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आचार संहिता के हिसाब से सायंकाल 6 बजे के बाद प्रेस शायद नहीं हो सकती होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। इसीलिए मुझे लगा कि अपना पूरा प्रचार अभियान है, आज आखिरी दिन आपसे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। विषय तो मुख्य रूप से बंद कर दो जी, अपने रखने हैं। आपके जो प्रश्न होंगे कोशिश करूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है जो प्रश्न बंद कर दो सर, ऐसे ही बोल लो। ऐसी आवाज आ जाएगी जी बिना माइक से। पीछे कर दो इसको, पीछे कोने में। तो मित्रों आगे तो आएगी सिट्टी वाले, पीछे कर दो, पीछे और कम कर दो। इस चुनाव से पूर्व की सफल, इस चुनाव से अभी भी ऊंचा है, बंद नहीं है। लाइव चल रहा है। किसी ने कहा था लाइव करने का। अब ठीक है। तो क्योंकि घटनाक्रम इस चुनाव से पूर्व का भी, जैसे अपने को पता है कि प्रदेश में चुनाव हमारे घोषित कब हुए थे, इसी को बताता हूँ। इसका लाइव करा हो गया। शायद 6 मार्च को बिना ऐसे ही कर दो जी, इसको बंद कर दो। बिना माइक के कर लेते हैं जी, बंद कर दो जी इसको। थोड़ा चेयर आगे कर लो जी प्लीज। थोड़ा सा साथ दे जाए तो भी, जैसा 2 महीने पहले लगभग आचार संहिता शुरू हुई थी, मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो देश का दायित्व परिवर्तन हुआ, 11 मार्च की बात है। 12 को हमने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया था, 13 को नई सरकार का विश्वास प्राप्त हुआ था और 13 को ही हमारे हरियाणा के 6 कैंडिडेट घोषित हो गए थे। 13 मार्च और आज हम बैठे हैं कितना, 23 मई, यानी 2 महीने 10 दिन पहले हमारा जो घोषणा हो गई थी। 4 को उसके बाद वो भी शायद 23-24 मार्च को हो गए थे 4 कैंडिडेट, और लगातार हमने अपना अभियान जारी रखा और आज इस समय शाम को 6 बजे अभियान पूरा हो जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि जितना हमने अभियान चलाया, पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा रैलियाँ की, नामांकन कराए और हमारा मुख्यमंत्री और मेरा कुल मिलाकर 106 कार्यक्रम हुए, जिसमें 90 विधानसभाएं, साथ में कुछ नामांकन के अलग से कार्यक्रम थे। किसी किसी विधानसभा में 1 या 2 भी हुए, ऐसा उससे 106 में ऐसा मोटा अनुमान है मेरा कि 58 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी के हुए,
और 48 कार्यक्रम मेरे स्वयं के हुए। हमने पूरा प्रदेश 14 मार्च तक कंप्लीट किया। 15 मार्च से हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं और उस दिन से हमारे केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए। इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3, नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी को मैंने बता ही दिया। इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए और कोई लोकसभा क्षेत्र कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम अहमदनगर में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए, मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की है, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गाँव के लोग भी, कहीं 2 गाँव के, 3 गाँव के, 4 गाँव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की है। इसके अलावा जो शहर की बस्तियाँ हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के। इसके अंदर इंद्री है, इसमें इलोखेड़ी है, इसमें लिसिंग है, इसमें ढोंडा है और असंध है, फिर हमारा स्मालखा है, इसराना मतलोडा है। ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हो गए। मैं समझता हूँ इस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जुकाम है, तो कभी दस्त है, तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। इसलिए अंग ऐसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ये सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल वो संबोधन में शो में था, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र है नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएँ हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना ये आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की ज़्यादा थी। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था। तो मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और इसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं करी है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो इसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी
केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र में एक केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है। हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री से जुड़े हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्या, चाहे वो राम जन्मभूमि की हो, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में मोदी ने इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को छेड़ दिया तो बुरा युद्ध हो जाएगा, उनकी नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं, दुनिया के लोग भी आज मोदी की कायल है और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के विषयों को जनता के सामने रखा है और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है। मोदी जी ने जिस तरीके से सारी बातों किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने काम किए हैं, वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवे हैं, परिवहन है, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतया हर गाँव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियाँ एक गाँव में लगी हैं, जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार, उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। मैं तो इस सारे हिसाब से कल मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और 1 अपनी विधानसभा का इलेक्शन 11 की 11 सीटें भारी माध्यम से कमल के फूल के साथ दबाकर भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के लाएंगे और हम जो है मोदी जी को एक मौका करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस जो वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और इस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, जिसको मैं 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। इस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी ये पार्टियाँ लगी रही, बनी रही, उसके हिसाब से और हम आज देख रहे हैं कि युवा पर इन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पहले ही ये परिचय प्रार्थना किया था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य ही बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा के इस उपचुनाव में करनाल में, इंडिपेंडेंट इन्होंने प्रचार करा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की विश्वास है और इन्होंने नॉर्मली तो कर नहीं सकते उतरा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको रिटायर हो गए मैं राजेंद्र आर्य दादुपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। मैंने जिस तरीके से पूरे देश में इस चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में कई सैकड़ों किसान और मजदूर संगठनों ने मोदी जी में आस्था जताई है, उस तरीके से मैं भी अपने संगठन की तरफ से मोदी जी में और माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताता हूँ। और करनाल लोकसभा के क्षेत्र वासियों को ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा के लोक पुरुष माननीय मनोहर लाल जी अब केंद्र में जाकर लोकमान्य होने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में अपील करता हूँ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेरे से जुड़े और सभी किसान मजदूर और खापों से ये अपील करता हूँ, जो गुड गवर्नेंस और जो किसान को
विकसित बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर सकती है, और जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने प्रोसेस देखा, सिस्टम देखा, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है किसान हित में माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी गोली से प्रदेश में कोई भी किसान नहीं मरा। बाकी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस राज में 38 किसान कांग्रेस राज में सरकार की गोलियों से मरे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और मैं जब क्रिकेट की भाषा है हैट्रिक, जब कोई प्लेयर हैट्रिक लगाता है, कोई बॉलर, तो सभी स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर और हौसला बढ़ाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है 25 तारीख को सभी बूथों पे हौसला बढ़ाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये जो कि देश का चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग और समर्थन। राजेंद्र जी, आप एक हफ्ता पहले मीडिया सेंटर आए थे, आपने कहा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गलत नामांकन पत्र भरा, जिसके लिए मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। आपने कहा था मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, एक हफ्ता पहले आप मीडिया सेंटर आए थे। इस प्रकार की हरकतें, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे विपक्ष दल निकाल रहे हैं, उसमें एक विषय को निकाला गया, यानी कैसे इमोशनल भाषण दे करके लोगों को बदलाया जाता है कि दिल्ली का पानी हरियाणा में कम होता है। ये कहा गया ना, मेरा ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जितना पानी वहाँ देना होता है उतना पानी हम देते हैं। वहाँ 2 रिजर्वायर हर समय भर के देना होता है, हैदरपुर और वजीराबाद। ये हैदरपुर वजीराबाद के दोनों रिजर्वायर भर के देते हैं, लेकिन इन्होंने वो पानी जो हैदरपुर और वजीराबाद को दिया जाता है उसको बीच में से ही काट करके ये अलग अलग स्थानों पर भेजने लग गए हैं, जबकि इनका शेयर से ज़्यादा पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज भी हम देते हैं। गर्मी के दिनों में, हालांकि गर्मी जब नहीं होती है तो हमारे पास और अतिरिक्त पानी होता है, इनके कहने पर हम वो भी देते हैं कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था पूरी हो जाए। लेकिन जब पानी गर्मी में, मई के महीने में, जून के महीने में कम होता है तो जो शेयर होता है वही जाता है। उस शेयर से आवश्यकता हमारी भी पूरी नहीं होती, दिल्ली में भी कमी रह सकती है। ये कहीं भी संभव नहीं है कि हम हरियाणा की जनता को पैसा मार करके और केवल दिल्ली को पानी देंगे, ये कभी भी संभव हो नहीं सकता। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि जितना पानी है रो रेटा शेयर को उनका पूरा मिलेगा, पूरा मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन चूँकि पानी ऐसा विषय है, इस पर इमोशनल खेलना, इसकी निंदा करता हूँ और इसको डिनाई करता हूँ। इसी प्रकार से रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुले रूप से महालक्ष्मी योजना के आधार पर घोषणा पत्र में जो कहा 8,000 रुपया बांटने के लिए फार्म भरवाने शुरू कर दिए, ये सरासर एक वोटर को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा एक घिनौना काम करना शुरू किया। इसकी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से और इसका कोई ना कोई संज्ञान लेंगे। तीसरा जो विषय बीच बीच में इक्का दुक्का गाँव के अंदर जो विरोध की बात आती है, आखिर जब भी किसी बस्ती की कोई बात होती है तो वो विरोध का स्वर उठाता है, उठाने की मर्यादा है, सीमा है। लेकिन जिस प्रकार से कम्युनिटी 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो 25-50 लोग किसान का लबादा उड़ते हैं, सिख का लबादा उड़ते हैं, न वो सच्चे सिख हैं न वो शुरू से किसान हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सवाल ये किया जाता है, जो पूछते हैं कि आखिर हमको दिल्ली जाने से क्यों रोका है, उनका प्रश्न होता है। हम कहते हैं पिछली बार तो हमने नहीं रोका था, हमने दिल्ली बॉर्डर तक जाने दिया था। इन्होंने दिल्ली में घुसपैठ करके क्या कुछ किया ये आपको पता, हमको पता। लाल किला के ऊपर एक प्रकार से जैसे दुश्मन की चढ़ाई होती है, इस प्रकार की चढ़ाई की लोकतंत्र का अपमान है। हमारे लिए लाल किला भी, यानी प्रधानमंत्री जहाँ से 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के और के लिए आस्था का एक स्थान होता है। अगर हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारे ये पवित्र हैं, इनके प्रति सम्मान का भाव है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर किसी के लिए अपना अपना आराध्य देवता का स्थान होता है, उसके लिए पवित्र होता है। देश की जनता के लिए ऐसा ही हमारा लाल किला है, ऐसा ही हमारा इंडिया गेट है, ऐसा ही हमारा अन्य जो इस श्रद्धा के
स्थान पर जिनका स्थान है वो सारे स्थान ऐसे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की मैं समझता हूँ सूझबूझ और उनकी सहनशीलता कि उस दिन बड़े प्रेम से प्यार से जो लोग ऊपर चढ़ गए थे, ये मानकर कि अपने समाज के लोग हैं, माथा बिगड़ा है, थोड़ा ठीक हो सकते हैं, समझाएंगे बुझाएंगे, उनको वापस उतार दें। वरना कोई भी दुर्घटना अगर होती तो ये बदनामी हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सिर पर रहती। जैसे न्यू स्टार ऑपरेशन आज भी कांग्रेस के सिर के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। जैसे 1984 के दंगे कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। तो इस प्रकार की घटनाएं देश में न हो, हमारा भी प्रकट रहता है। अगर इस प्रकार की घटना करने वाले दिल्ली वहाँ जाके कर सकते हैं तो आखिर हमें भी एडमिशन चलाना आता है। हम पंजाब के ऐसे किसान जो नवादा उड़े हुए हैं, कोई किसान नहीं है। किसानों को तो प्रधानमंत्री जी ने भी और हमने भी हरियाणा सरकार से इतनी सुविधाएं दी हैं। आज हरियाणा का किसान अपने साथ है। अगर उनको हमने रोका तो इसलिए कई इस प्रकार की घटना फिर से दिल्ली जाके करते हैं, उचित नहीं है। आने जाने के यातायात के साधन खुले हैं, बसों में जाओ, अपनी कारें लेके जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, प्लेन में जाओ, लेकिन अब ट्रैक्टर के आगे हथियार बांध करके और एक हमला करने की जैसे मुद्रा होती है, इस प्रकार का एक प्रदर्शन करके जाएंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र का एक निर्देश करने वाली लोग है। ये न किसान है न सिख है। कुछ सिख बंधु भी हमारे ये कहते हैं नहीं सिखों को माने जाने दिया, कुछ किसान कहते हैं हम किसानों को माने जाने दिया। मेरा कहना है किसान के नाम से हमारे आदरणीय अन्नदाता है। सिख हमारी कौम का एक शिरमौर कौम है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। हमने सिखों के कार्यक्रम पहले भी किए हैं और अभी भी आधे घंटे बाद एक बड़ा सिखों कार्यक्रम मिला है। और आपकी जानकारी के लिए सिख भी दो तरह के होते हैं, केसदारी सिख, एक सहजदारी सिख। आपकी जानकारी है कि नहीं है? मैं केसदारी सिख तो नहीं हूँ, लेकिन सहजदारी सिख हूँ। मैं सिख परंपरा को मानता हूँ। सिख परंपरा को मानने वाले को पता है कि सिख क्या होता है। खालसा पंथ के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने सजाई तो उसका हेतु क्या है। इस प्रकार की शरारतें करने के लिए सिख कौम भी अलाउ नहीं करती है। तो शरारती तत्वों को हमेशा रोक कर रखा जाएगा, कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। ये चुनाव में अगर आकर के जनमत को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़े तो हमें उस पर क्रिया प्रतिनिधि आना ही चाहिए। बल्कि आपको ध्यान में होगा, भले हमारे विरोध में काम कर रहे हैं आज जलोनी जी, क्या नाम करा जलोनी, लेकिन मैंने ये बात की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ किसानों को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव में पार्लियामेंट में विधानसभा में जाकर के अपनी बात उठानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीका है, करना चाहिए। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीकों का निषेध ये देश में कोई भी सरकार कोई भी सिस्टम रहेगा उसको रोकेगा, इसमें किसी को कठिनाई नहीं रहनी चाहिए। आपने राजेंद्र सिंह जी से बात पूछी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी का मन कहीं और था, लेकिन जब मन बदल जाए तो पिछले मन की बातों पर रोक लग जाती है। सर राहुल कल मराठा वीरेंद्र कंवर बयान दिया पंजाबी समुदाय को लेकर, किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा पंजाबियों ने 9.5 साल लूटा है, आगे भी लूटेंगे और अगर वो दोबारा बन जाते हैं तो रोड समाज को यानी कि टूटना। सर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए यूज की है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों के लिए इस्तेमाल किए शब्द। देखिए मर्यादाएं हर चीज की होती हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक बात है, अपना विचार व्यक्त करना उसकी स्वतंत्रता सबको है, लेकिन इसमें भी मर्यादा है। अगर मर्यादा को कोई उल्लंघन करेगा, एक सीमा पार करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका कोई भी लेना होगा एक्शन तो वो लेंगे। और अगर उस मर्यादा को नहीं लाते हैं, केवल बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये जनता की अदालत में जाएंगे, जनता उसका संज्ञान लेगी। मनोहर जी राहुल गांधी का कहना है कि अगर कंगाल होना है, उन्होंने कहा था सर बीजेपी की तरफ से क्या इसको लेकर चुनाव आयोग को कंप्लेंट की जाएगी? इसको लेकर ये हमने जनता को बता दिया है, जनता इसका फैसला। सर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कंगाल होना है तो जंगियों को वोट डालें और अगर माला माल होना है तो मुझको वोट डालें। इस पर कह रहा हूँ ये जनता इसका जो है तो संज्ञान लेगी, क्योंकि इस प्रकार के ओछे बयान तो ये तेरा के लिए नहीं, आखिर कांग्रेस भी क्या दे रही है? ये तो दे रही है तुम्हारे देखने। सर राहुल गांधी ने कहा है कि 11 जून को जनता अपना अकाउंट चेक कर ले, सुबह उनके अकाउंट में 8500 रुपए डले मिलेगा। मेरा क्या कहना है, वो फटाक मैंने सुना है, लेकिन आपके हिसाब किताब लगाने वाले आप और मैं सब हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा है, मैं आपको उनका हिसाब बताता हूँ, उनको जीरो कहाँ हो जाती है, उनकी लगानी आती है नहीं आती, मैथमेटिक्स पढ़े नहीं पढ़े, अभी वो कहते हैं ना छोड़ने दे के दोषी पास नहीं करो। इसलिए उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया देंगे,
महिलाओं को नौजवानों को, अगर महिलाओं को नौजवानों को 1 लाख 10 साल का करने लग गए तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी महिलाएं और ऐसे नौजवान कितने हैं? 8,500 तो बता दिया, ये बताएं कितने खातों में वो डालेंगे? अगर वो कहेंगे 10 लोगों के किसी लोग खाते में डालेंगे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस संख्या का अनुमान भी आप लगा लें, ये संख्या बनती है लगभग 40 करोड़। 40 करोड़ संख्या बनती है और 40 करोड़ को 1-1 लाख रुपये साल का देंगे तो कुल कितना पैसा हो गया? 40 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? अगर किसी ने आप लोगों में से अध्ययन किया तो बताइए। 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़ में से अगर 40 लाख करोड़ रुपया इस रंग से देंगे तो बाकी देश कहाँ जाएगा? देश का ख्याल करेंगे देश को। देश में आर्मी भी है, देश में पहले से जो स्कीमें गरीबों के हित में चलती हैं, पहले से स्कीमें जो किसानों के हित में चलती हैं, सारी बंद कर देंगे क्या? और आर्मी की सब आर्मी को वापस बुरा करके उनको रोजगार कर देंगे क्या? रेलवे को ठप कर देंगे क्या? जो और जो केंद्र की योजनाएं कितनी चलती हैं, कितने रिसर्च के काम चलते हैं, कितने एजुकेशन पर लगता है, कितना उनका हेल्थ पर लगता है। तो जो हेल्थ का आपका कितना बजट होगा, वैसे में जो आयुष्मान भारत का बजट, ये इसका मतलब सारी स्कीमें बंद करेंगे। 48 लाख करोड़ में 40 लाख करोड़ इस एक स्कीम में देने से उनके मैथमेटिक्स की कल्चर, मैथमेटिक्स का ज्ञान ध्यान जाता है। एक बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, उनके कहा कि वो पागल कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी पागल कहा है। देखिए, बयानबाजी उनकी आपस में दूसरे खिलाफ है। मुझे ज्यादा खाने संतों में शायद इस बयान की निंदा की है। धीरेन्द्र भट्टाचार्य के खिलाफ, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोला है, ये संतों का अपमान है, नहीं होना चाहिए। संत हमारे ऐसे होते हैं जो समाज में जागरूक करते हैं, समाज में नई पीढ़ी को या बाकी सब चीजें संस्कार को ठीक दिशा में चलने के लिए उनकी प्रेरणा रहती है। संतों के प्रति समाज का आदर है। संतों का कोई अपमान करेगा तो इस देश में सब कुछ रावदान सिंह और किरण चौधरी आपस में भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी का टिकट कटा। हमें तो फायदा है इसका, हमें फायदा है इस प्रकार से। अगर कांग्रेस के लोग मुझे को लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाते वो संदेश दे गए हैं। मामले में उनके घर की लड़ाई अगर होती है मुझे क्या नुकसान? नजर आए कि मोदी झूठे आंसुओं से जनता को ब्लैकमेल कर रहा है, रो रो कर दिखा रहा है चुनाव में। मैं बताया ना, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने किया है ऐसा आंकड़ा हमने कभी नहीं बताया है। हमने तो जो कहा उसको पूरा करके दिखाया है। अगर आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का बीमा करके दिखाया, आज लाखों लोगों को कम से कम 900 करोड़ रुपया तो हरियाणा दे चुका है। केंद्र से ही आया वो पैसा, हरियाणा के मरीजों को इलाज के बाद 900 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हमने अगर किसानों की फसल बीमा योजना लागू की है, इसके अंदर भी हजारों करोड़ रुपया जा चुका है। हम लगातार योजनाओं को पैसा दे रहे हैं और दे रहे हैं ऐसा नहीं है। हमने व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं कि उसमें रेवेन्यू भी हमको प्राप्त आता है। 2017 के अंदर आपको पता है मोदी जी ने GST का एक प्रावधान किया था, विरोध हुआ था, खूब हुआ था, लेकिन आज वही हमारे व्यापारी भाई कहते इससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। और आपकी जानकारी के लिए उस GST में पिछले महीने का रिकॉर्ड है 2 लाख करोड़ रुपया एक महीने में रेवेन्यू आया GST का। हम लेते भी हैं, देते भी हैं, हम फ्री भी बांटते हैं। हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपया लखपति दीदी के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करेंगी। उनका सामान वो बनेगा, बाजार में बिकवाएंगे। करनाल में साझा बाजार खोला गया है और मुझे लगता है उसमें कुछ बहनों ने कुछ ग्रुप्स ने उसका लाभ उठाया होगा। हमने ड्रोन दीदी कहा है तो ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, केवल ड्रोन देंगे ताकि उसका उपयोग वो कर सकें। तबाह के खिलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को हुनर स्कीम देने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बात नहीं किया, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। और ये जो आंकड़े जो वो मुफ्त के देते हैं, हम आंकड़े देते हैं काम के। हम काम के नाते से आखिर करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बनवा के दिए गए नहीं दिए। आज कोई घर ऐसा नहीं है देश का जिसके घर में शौचालय नहीं है। आज कोई घर नहीं है देश का ऐसा जिसके घर में सिलेंडर नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है। आखिर हम करके आंकड़े बताते हैं, हवा में नहीं खाते। लोगों के बीच जा जाकर चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। लोगों के मन में आपकी एक ईमानदार छवि और कहीं ना कहीं बिना खर्ची पर्ची का मामला बहुत ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा में बड़ा ज्यादा मुद्दा बन रहा था। अच्छी बात है। सर, कर्नाटक के शहर के लोगों को फोन आया है, आप कमल
को वोट दीजिए, आपको फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। करनाल शहर के लोगों पे फोन आ रहे हैं, कमल का बटन दबाने पे फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। हम केवल मुफ्त नहीं देंगे, बल्कि कुछ ना कुछ पैसा गरीबों के घर भेजेंगे। सुनिए कैसे, ये बनाइए प्रधानमंत्री जी ने कि सोलर के जो सिस्टम है हर घर के ऊपर लगाया जाएगा, उसके कारण से बिजली पैदा होगी और उस बिजली का जितना उत्पादन है उसमें जो घर में खपत होगी वो फ्री जीरो बिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगी ग्रिड में ले जाएंगे और ग्रिड में ले जाने के बाद उसका काम रखा जाएगा। वो पैसा साल के बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली मिल गई है साल के बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये हमारे चाहे किसान हो चाहे हमारे गरीबों के घर वाले जो बनाएंगे उसका ऑपरेटर्स, ये बिजली उत्पादक जैसे किसान फसल पैदा करता है ऐसी बिजली पैदा करेंगे हम तुमको घूमने के लिए। और सर यहाँ एक सर तारीफ की, ये कहा कि आप सांसद नहीं बन रहे, कुछ और बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री या फिर कुछ और। देखिए ये बात केवल नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं या राजनाथ सिंह बता सकते हैं। आप नए जनता ये तो अपमान लगा सकते हैं। उल्टा साहब कहते हैं 6,000 रुपये पेंशन देंगे, उल्टा साहब कहते हैं जी क्या किया जाएगा? अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल दिया जाएगा। अगर वो अग्निवीर को कूड़े में डालेंगे तो जनता उनको पहले कूड़े में डालेगी। अगर वो कूड़े में चले गए तो किसी बात की चिंता नहीं, ना नौमन देर होगा ना उल्टा साहब कहते हैं वोटिंग काफी कम हुई है 5 चरणों के चुनाव में। हरियाणा में हीट वेव चल रही है। छठे चरण के चुनाव में लोगों से कुछ अपील करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है जो चुनाव हो रहे हैं। एक बात है, शुरू में पहले चरण में अपेक्षा से कम वोटिंग हुई, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए सेकंड थर्ड फोर्थ 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब एक्ट बार में से पहले होती वैसे आ गई है। बात ठीक है, ये भी वेव है, इसका हमको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आज भी अपने बूथ लेवल के जो करनाल लोकसभा के 2000 बूथों पर मैंने टाइप किया अभी आधा घंटा पहले तो कहा है कि वोटों को घर से निकालना, हर प्रकार की व्यवस्था रिक्शा से लाएं, रिक्शा से लाएं या अपनी उनकी गाड़ी हो रेंट करें घर जा करके या साइकिल तक वोटिंग पूरी हो। देखिए वोटिंग अधिक होना ये लोकतंत्र की जीत है, भाजपा को ज़्यादा हो ये भाजपा की जीत है। आप करनाल के विधायक रहे हैं, एक काम और भी कर लो, थोड़ा देर हो रही है तो विचार कर लो। देखिए आज इसी समय आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमारे 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहला नवीन जो प्रदेश के युवा उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए हैं और इनको इस समय ही लगा के आम आदमी पार्टी की जो जैसी नीतियाँ देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो है कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं नेता। नवीन जो आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, जो कि मनोहर लाल खट्टर और विनोद सैनिक आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। पहले दादू पर कार्यकर्ता बना दिया, साथ बैठे मनोहर लाल भी जो है किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी का जो नामांकन है उसको रद्द करवाना चाहते थे और पूरे एविडेंसेस दिए थे और कल जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है भाजपा भाजपा की जो संसद है वो बीजेपी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष 80 साल के हैं, जो एनसीपी मदन कौशिक एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस जुमला मदन कौशिक, मोहनलाल शर्मा अमूपुर, ये भी कांग्रेस छोड़ करके। ये धमाका जो है मनोहर लाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया, दूसरी पार्टियों से जो है कुछ लोगों को ज्वाइन करवा दिया। लोकसभा प्रत्याशी
कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने जिस तरह से मेरे गुरु और भारत के प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अपमान किया है, उनके पूजनीय पिताजी का अपमान किया है, ये संतों की भूमि है। लोकसभा प्रत्याशी बोलते टाइम ये सोचते नहीं वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने संतों का इतना बड़ा अपमान किया है, उससे हमारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और इतनी घुटन महसूस हो रही थी आम आदमी पार्टी में कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संतों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ ये लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी संतों का अपमान कर रहे हैं। ये संतों की भूमि है और संतों की ये भूमि आगे बढ़ेगी। आप सबको नमस्कार। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइव तस्वीर है अभी आप देख रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा, विपक्ष पर निशाना साधा, अपने कामों को गिनवाया, आने वाले कामों को गिनवाया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी कुछ नेताओं को जो है वो ज्वाइन करवाया। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।